एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में क्या होता है, एज रिलेटेड नाम से पता चल रहा है विद द एज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि मैकुला डिजेनरेट हो जाता है। मैकुला सेंट्रल पॉइंट होता है ना आई का। इस पे नोट है क्वेश्चन में यूक्यूज। रिस्क फैक्टर्स इसके एल ए डी लैड हॉर्स से कर सकते हैं। ठीक है, लैड हॉर्स। एल से लो डाइटरी फिश आ जाती है, लो डाइटरी फिश इंटेक। ए से एज, डी से 2 हैं, ड्रूसन फॉर्मेशन एंड ड्रग। ड्रूसन क्या होता है, ड्रूसन ब्रुक्स मेम्ब्रेन और रेटिना की जो मेम्ब्रेन है ना, पिगमेंट एपिथेलियम, उसके दरमियान में जो लिपिड एकम्युलेशन होने लग जाती है उसको हम कहते हैं ड्रूसन फॉर्मेशन। ब्रुक्स मेम्ब्रेन क्या होती है, रेटिना और क्रोड के दरमियान में जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम कहते हैं ब्रुक्स मेम्ब्रेन। तो ब्रुक्स मेम्ब्रेन और रेटिना के पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान में लिपिड एकम्युलेशन को हम कहते हैं ड्रूसन फॉर्मेशन। H3 है। ठीक है, हेरिडिटरी हाइपरटेंशन हाइपरलिपिडेमिया। ओ से ओबेसिटी। आर से रेस आ जाता है। एच से 3 है, हेरिडिटरी हाइपरटेंशन हाइपरलिपिडेमिया। ओ से ओबेसिटी। आर से रेस। एस से स्मोकिंग। ई से एक्सपोजर टू हाई सनलाइट। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें 4 जगह पे आती है, 4 जगह पे एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। कहाँ कहाँ पे, फोटो रिसेप्टर्स में, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में, ब्रुक्स मेम्ब्रेन में और कोरियो कैपिलरीज में। जो अब जो ये जो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ड्राई टाइप होती है और वेट टाइप होती है। जो ड्राई टाइप होती है ना, उसमें पहले 3 चीज़ों में एबनॉर्मलिटी होती है। फोटो रिसेप्टर, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और ब्रुक्स मेम्ब्रेन में अगर आएगी तो उसको हम ड्राई कहते हैं, टाइप में आती है। और अगर कोरियो कैपिलरीज में एबनॉर्मलिटी है तो वो वेट में आती है। ठीक है, ड्राई टाइप में क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, ड्रूसन फॉर्मेशन होती है और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। ड्रूसन बनते हैं इसमें। ठीक है, ड्रूसन की 2 टाइप्स होती हैं, स्मॉल ड्रूसन्स होते हैं, लार्ज ड्रूसन्स होते हैं। ड्रूसन जो स्मॉल होते हैं उनको हार्ड ड्रूसन्स भी कहते हैं, लार्ज को सॉफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल हैं लेकिन हार्ड हैं। ठीक है, छोटी जो चीज़ फैलती जाती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है। स्मॉल है, हार्ड है। जो स्मॉल है वेल डिफाइंड होते हैं और जो लार्ज ड्रूसन्स हैं वो लेस वेल डिफाइंड है। ये दिखाया हुआ है ड्रूसन इन द मैकुलर रीजन। इसके बाद मैंने आपको यही कहा ना, इसमें ड्रूसन बनते हैं और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की डिजेनरेशन हो जाती है। ड्रूसन बन गए सबसे पहले। ठीक है, अब कहाँ ड्रूसन बन गए, इसके बाद इसमें मैंने कहा था 3 जगह पे और भी आती है। इसमें ना 3 जगह पे आती है एट्रोफी और एक की हो जाती है थिकनिंग। अब देखते हैं किन किसकी। 4 की हमने बात की थी ना, इसमें रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, फोटो रिसेप्टर्स और कोरियो कैपिलरीज की ना एट्रोफी हो जाती है। ऊपर मैंने ब्रुक्स मेम्ब्रेन बोल दिया था, ब्रुक्स मेम्ब्रेन नहीं, कोरियो कैपिलरीज की बात करनी थी। ब्रुक्स मेम्ब्रेन को अलग उसकी थिकनिंग होती है, बाकी इन तीनों की ना एट्रोफी हो जाती है। उसकी वजह से ये जो ड्राई टाइप है ना, इसका नाम एट्रोफिक या जियोग्राफिकल एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन भी होता है, क्योंकि इन तीनों की एट्रोफी हो गई है। किन किन की, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, फोटो रिसेप्टर्स की और कोरियो कैपिलरीज की। इन तीनों की एट्रोफी हो गई, इसलिए इसको एट्रोफिक टाइप भी कहते हैं। और इसके अलावा एक बच जाता है कोरियो कैपिलरीज, ब्रुक्स मेम्ब्रेन, उसकी थिकनिंग हो जाती है। वेट टाइप की बात करें तो उसमें मैंने आपको कहा था कोरोइड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो कोरोइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जब न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो ये जो न्यू वेस्कल्स होती हैं ना, वो बहुत लीकी होती हैं। उसकी वजह से इस टाइप को हम एक्सुडेटिव, वेट टाइप को एक्सुडेटिव या हेमरेजिक टाइप भी कहते हैं। एक्सुडेटिव लीजन्स के बाद फाइब्रस स्कार बन जाता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ड्राई होती है और वेट होती है। ड्राई के 3 और नाम है, ड्राई को एट्रोफिक भी कहते हैं, नॉन न्यू वेस्कुलर भी कहते हैं और जियोग्राफिकल भी कहते हैं। वेट को एक्सुडेटिव भी कहते हैं, न्यू वेस्कुलर भी कहते हैं और हेमरेजिक भी कहते हैं। एट्रोफिक की बात करते हैं जिसे ड्राई और नॉन न्यू वेस्कुलर और जियोग्राफिकल भी कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें सेंट्रल विजन लॉस होता है लेकिन ग्रेजुअल होता है। जो वेट टाइप होती है उसमें सडन सेंट्रल विजन लॉस होता है। डिस्टॉर्टेड विजन हो जाती है, रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है, इसके दोनों आईज इफेक्ट होती हैं लेकिन एसिमेट्रिकली। ये सिम्टम्स हो गए। साइन की बात करें, साइंस में आ जाते हैं। साइंस में इसकी 3 स्टेजेस आती हैं, अर्ली स्टेज होती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है और एडवांस स्टेज होती है। अर्ली स्टेज एसिम्प्टोमेटिक होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज में कुछ विजन लॉस होता है और एडवांस स्टेज में सिग्निफिकेंट विजन लॉस होता है। ठीक है, अर्ली स्टेज में फोकल हाइपर पिगमेंटेशन होती है जो कि दिखाई हुई है। ठीक है, ये
रेटिना की एट्रोफी दिखाई हुई है और अंदर अंदर हाइपर पिगमेंटेशन दिखाई हुई है। जो मैंने आपको पीछे बताया था ना जो मैंने आपको बताया था कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उसकी एट्रोफी हो जाती है। तो एट्रोफी की वजह से क्या होता है, या तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ये इसकी 3 स्टेजेस बताई हुई हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। डायग्नोसिस में हम फंडस फाइंडिंग्स करेंगे, इसके अलावा एफएफए करेंगे। एफएफए में हमें विंडो डिफेक्ट्स मिलेंगे, जहाँ पे भी हाइपर पिगमेंटेशन हुई होती है ना, वहाँ पर विंडो डिफेक्ट्स मिलते हैं। ट्रीटमेंट जो होती है उसमें हम करते हैं एम्सलर ग्रिड टेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक चार्ट दिया जाता है, उसमें लाइनें लगी होती हैं। पेशेंट को वो जो लाइंस होती हैं ना डिस्टॉर्टेड नज़र आती हैं, सीधी नज़र नहीं आती। इसको हम कहते हैं एम्सलर ग्रिड टेस्ट। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और इसके अलावा लो वी एन एड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सुडेटिव, जिसको हम वेट न्यूवैस्कुलर और हेमरेजिक भी कहते हैं। 90% केसेस ड्राई के होते हैं और 10% केसेस एक्सुडेटिव के होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स की बात करें तो मैंने कहा था इसमें जो सेंट्रल विजन लॉस होता है सडन होता है, दूसरी में ग्रेजुअल होता है। इसमें साथ में मेटामॉर्फोप्सिया भी होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट जो चीज़ें होती हैं ना वो कर्व नज़र आ रही होती हैं। अगर लाइनों की बात करें तो लाइनें सीधी नज़र नहीं आ रही होती। इसके अलावा हेमरेज की वजह से पॉजिटिव स्कोटोमा होता है। ये फिक्स्ड एक स्पॉट होता है जो इन वीएल फील्ड में नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्कोटोमा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्कोटोमा है। साइंस वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं स्टेज पे। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या मिलेगा, ये न्यू वेस्कुलर टाइप है तो इसमें हमें न्यू वेस्कुलराइजेशन मिलेगी, क्रोइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो टाइप्स होती हैं ना न्यू वेस्कुलराइजेशन, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहली जो टाइप्स होती है उसको वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के नीचे होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम क्रोइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके नीचे होगी तो उसकी वजह से जो पिगमेंट एपिथेलियम है ना उसकी डिटैचमेंट हो जाएगी। अब डिटैचमेंट 3 तरह से हो सकती है, सीरस डिटैचमेंट हो सकती है, हेमरेजिक हो सकती है या फाइब्रोवैस्कुलर हो सकती है। सीरस और फाइब्रोवैस्कुलर ऑरेंज शेप की होती है, जो कि हेमरेजिक है डार्क रेड शेप की होती है, और ये डॉम शेप्ड एलिवेशंस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो सब न्यूरो सेंसरी स्टेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और सेंसरी रेटिनल स्पेस, इसके दरमियान में न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसका कलर ग्रे ग्रीन या पिंकिश येलो होता है। पीछे ऑरेंज और रेड था, इसमें ग्रे ग्रीन और यहाँ पिंकिश येलो होगा। थर्ड में टाइप जो है रेटिनल एंजियोमेटस प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब न्यू वेस्कुलराइजेशन मैंने पहले भी कहा लिकी होती है। ठीक है, इनमें और ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही होती है, लीकिंग की वजह से एक्सुडेशन हो जाती है और हेमरेज हो जाता है ब्लीडिंग की वजह से। ये दिखाया हुआ है एक्सुडेशन। ठीक है, जो एक्सुडेशन दिखाया हुआ है लीकेज की वजह से और साइडों पे ब्लड की वजह से हेमरेज दिखाया हुआ है। इसके अलावा एंड पे स्कार बन जाता है। डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल फंडस फाइंडिंग, ठीक है, फंडोस्कोपी करते हैं और इसके अलावा एफएफए करते हैं। एफएफए में हमें क्या मिलती है, हमें मेम्ब्रेन मिलती है, क्रोइडल न्यूवैस्कुलर मेम्ब्रेन मिलती है। क्रोइडल न्यूवैस्कुलर मेम्ब्रेन की ना 2 टाइप्स होती हैं, क्लासिक होती है और ओकल्ट होती है। क्लासिक में वेल डिफाइंड एरियाज होते हैं, ओकल्ट में वेल डिफाइंड एरियाज नहीं होते। ठीक है, ओकल्ट को हम आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मेथड्स यूज़ करते हैं, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, जिसे ICNG भी कहते हैं, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा OCT कराते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं। ये दिखाई हुई डायग्राम में एफएफए में मैंने कहा था क्या होता है, एफएफए में हमें मेम्ब्रेन मिलती है। तो ये जहाँ पे लीक हो रहा है ना, वहाँ पे इसका मतलब है मेम्ब्रेन बनी हुई है, न्यू वेस्कुलर हेमरेज हुआ है। इसके ट्रीटमेंट को हम कर सकते हैं पास्ता से। ठीक है, P से फोटोडायनेमिक थेरेपी है, A से एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी है और 2 A हैं आर्गोन लेज़र फोटोकोएगुलेशन। इसके अलावा S से है सर्जरी, T से है ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी। एंटीजेनिक थेरेपी में वही देनी है जो पिछले चैप्टर्स में भी हम टॉपिक्स में भी करते हैं, एंटीवेजिस देने हैं और स्टीरॉइड्स देने हैं, ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड। आर्गन लेज़र फोटोकोएगुलेशन की बात करें तो ये अगर तो फोबिया के बाहर है ना,
एक्स्ट्रा फोवियल में हम लेज़र करते हैं, लेकिन अगर फोविया के अंदर है, सब फोवियल है, तब हम नहीं करते लेज़र। सर्जरी दो तरह से कर सकते हैं, सब मैकुलर सर्जरी होती है और मैकुलर ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब मैकुलर सर्जरी में हम मैकुला के नीचे से ना ब्लड निकालते हैं। मैकुला के नीचे जो ब्लड पड़ा है और मेम्ब्रेन पड़ी है, उनको या तो दोनों को निकाल देते हैं या डिपेंड करता है कंडीशन पर। इसके अलावा मैकुलर ट्रांसलोकेशन होती है, उसमें फोविया को रोटेट किया जाता है, जो मेम्ब्रेन है ना उससे सेपरेट किया जाता है फोविया को। ये एलिवेटेड रेटिना दिखाया हुआ है ओसीटी में, जहाँ पे मेम्ब्रेन है ना वहाँ पे रेटिना एलिवेट कर जाता है।